गालिब कहा करते थे, जिन्होंने अंधेरों से जंग जीती हो, जिन्होंने जिन्होंने अंधेरों से रातें बिताई हों, उनके पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ठीक है दोस्त, तो आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग पॉलिटी के यहाँ पे पॉलिटी के क्लासेस कर रहे हैं। पॉलिटी में बहुत सारे क्लासेस हम लोग देख लिए हैं, जैसे कि हम लोग मौलिक अधिकार भाग 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ लिया है। पहले तो एक वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के बारे में जान लिया, भाग 3 कितने मौलिक अधिकार होते हैं, वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम लोग ने विधिवत अच्छे ढंग से पढ़ा। जैसे कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उस आधार पर हम लोग ने पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए, वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में आइए और देखिए। और हमने इसमें 6 मौलिक अधिकार बताए। 7वां मौलिक अधिकार आपका निरस्त कर दिया गया है। निरस्त क्या कर दिया गया है, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 300 का में रख दिया गया है ना, उसको आप लोग पीछे उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है, आप लोग देखें। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। समानता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बताएंगे 14 से लेकर 18 तक। काउंट करेंगे तो 5 अनुच्छेद आएंगे। ठीक है ना, 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद आएंगे। इस तरह नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 तक अनुच्छेद होते हैं। 19वां अनुच्छेद के अंदर 6 आपके स्वतंत्रता मिलती है। जैसे कि आपका पहला क्या है, संगठन, दूसरा क्या है, सभा बनाने का अधिकार, तीसरा क्या है, घूमने, चौथा क्या है आपका कहीं निवास करने का अधिकार, इस तरह आप कहीं व्यापार करने का अधिकार। मतलब उसमें 6 अधिकार आपको दिए गए हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो में सेपरेटली इसके बारे में पढ़ा है, केवल 19वें अनुच्छेद के बारे में। 19(1) से लेकर 19(6) तक, 19(6) को निकाल दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। इसके बारे में हमने पढ़ा है, आप लोग पीछे वाला वीडियो देख कर आएँ। ठीक है दोस्तों, जो कि आज 19वां आपका जो मतलब आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, आज फिनिश हो जाएगा। 19 हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 20, 21, 21A और 22 के बारे में जानेंगे, है ना, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से लेकर 22 तक ही अनुच्छेद है। इसके बाद हमने पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने इसमें अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24 आते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद जो चौथा आपका अधिकार मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद इसमें भी आते हैं। आप लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं तो आपको तुरंत बताना होगा। इसके बाद आ जाता है शिक्षा एवं संस्कृति के से संबंधित अधिकार हैं, जो कि 29 और 30 हैं, 2 अनुच्छेद हैं। आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32वां। आपको पता होगा 32वें नंबर आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, संविधान का आत्मा भी बोला जाता है। एक तरह से कह लीजिए उसको संविधान का एक तरह से आत्मा भी बोला जाता है। आप लोग इसको नोट करेंगे। कौन बोला था, तो भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे। इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। ठाकुरदास भार्गव ने बोला था किसको, संविधान का आत्मा, तो आप बताएंगे हमारे प्रियम्बल को उन्होंने बोला था। इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 32 है, उसमें 5 प्रकार की रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे 5 के बारे में, जब आर्टिकल नंबर 32 में आएंगे। ठीक है ना। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। हम कुछ बातें कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिशोध यानी कि प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब दोस्तों मतलब और जानकारी सुप्रीम कोर्ट मांगती है, जो अरेस्ट करते हैं या फिर जो अपराधी होते हैं उनसे और जानकारी मांगी जाती है, उत्प्रेषण का अधिकार। और एक होता है आपका अधिकार प्रेक्षा, मतलब कि आपको क्या हक है कि आपने इनको गिरफ्तार किया, आपने इनको वैध तरीके से या फिर कर लीजिए किसी भी तरीके से आपने इनको क्यों सजा दी, आपको क्या अधिकार है। यह सरकार आम नागरिक से अपनी अधिकार पूछती है, उनका अधिकार पूछती है। तो ये आपको अधिकार सरकार नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पूछती है। इसको आप नोट करेंगे। ठीक है ना। तो ये 5 थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका संविधान के बारे में। पहला है आपका मतलब कि 20 से इसमें जो है कि आपका समानता का अधिकार में हम लोग 19वां पढ़ लिए हैं पूरे अच्छे तरीके से। 20, 21, 22 के बारे में आज जानेंगे। और 21 का कैसे आया, मतलब 21A कैसे आया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोग देखते चलिए, अच्छे से नोट करते चलिए, सुनते चलिए। एक बार क्या करिए, नोट कर लिए, सुन लीजिए अच्छे से। सुनने के बाद फिर नोट करिए, बहुत मजा आएगा, 100% मजा आएगा। यहाँ से ए भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
ठीक है, गारंटी लेते हैं इस बात की हम। अब देखते हैं 20वां अनुच्छेद में क्या कहता है। 20वां अनुच्छेद में कहता है दोस्तों कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई आप अपराध कर देते हैं, कोई आप अपराध कर दिए, तो कोई भी पुलिस हो गई, एसआई हो गया, आपके घर आती है जब, तो आपको इस तरह नहीं गिरफ्तार कर सकती है। उसके पास ठोस मुक्ता सबूत होना चाहिए। अगर कोई ठोस सबूत है तो उस आधार पे आपको अरेस्ट कर सकती है। अरेस्टमेंट वारंट लाकर आपको दिखाएगी कि हम इस आधार पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग टीवी वगैरह पे देखते होंगे, बहुत ज़्यादा सीरियल में, नाटक में, मूवीज़ में आते हैं इस तरह के वीडियोस में, देखते होंगे आप। अब देखिए इसमें भी कुछ आधार दिया गया है, सरकार द्वारा कुछ आधार बनाया गया है, किस आधार पे कैसे अरेस्टमेंट हो सकता है, किस आधार पे अरेस्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब सारे आधार हैं। हमारा संविधान जो है इसी वजह से जाना जाता है कठोर और लचीला संविधान। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कठोर भी कानून है, बहुत सारे लचीला भी कानून है। इस वजह से दोनों तरह से हमारा संविधान है, ना ही ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है। अब देखिए भूत लच्छी, पहला है किस आधार पे कोई दोष सिद्ध किया जा सकता है, कोई अपने संरक्षण की मांग कर सकता है। देखिए पहला क्या है, भूत लच्छी कानून। जैसे कि भूत लच्छी कानून का प्रभावी नहीं होंगे, यह बोला गया है। मतलब अगर अपराध करते समय जो कानून प्रभावी था, अपराध जिस समय हम लोग कर रहे थे, जिस समय कोई अपराधी अपराध कर रहा था, उस समय जो कानून प्रभावी था वही कानून लागू होगा, बदला हुआ कानून नहीं लागू होगा। मतलब अगर कोई मर्डर कर दिया, कोई रेप कर दिया, कोई छीना झपटी वाला काम कर दिया, या फिर कोई 420 वाला काम कर दिया, तो उसके ऊपर वही धाराएं लागू होंगी। हमारे संविधान में धाराएं भी हैं, मतलब संविधान में नहीं, हमारे अंदर अधिनियम भी हैं, हमारे पास अधिनियम भी है जो कि 511 अधिनियम है। जैसे हम लोग का भाग है 22 भागों में बांटा गया है और इसमें 395 अनुच्छेद है, उसी तरह हमारा अधिनियम भी है, धाराएं भी हैं। ठीक है, धाराएं जो है दोस्तों हमारे पास 511 धाराएं हैं जो कि अलग अलग अपराधों के लिए लागू होता है, और 14 चैप्टर में बांटा गया है उसे, अलग अलग चैप्टर वाइज कानून को सजाया गया, धाराएं को सजाया गया है। ठीक है ना, इसको नोट करेंगे। अब देखिए एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही एक से अधिक बार सजा हो सकती है। मतलब पहले में तो यह बोला गया कि अगर जो कानून, जिस समय आप अपराध कर रहे हैं उस समय जो कानून है उसी के आधार पे आपको सजा होगी, और दूसरे में यह बोला गया है कि आप पर अगर वो आपको सजा कर देते हैं और आप अगर मान लीजिए एक बार दो बार मर्डर कर दिए, तो आपको उसके लिए एक बार किए तो एक बार सजा हो गया, अब दोबारा उस पर सजा नहीं हो सकती। दोबारा अगर आप मर्डर करते हैं तो उस पर सजा नहीं हो सकती जब तक आप जेल में हैं, जेल की सजा काटिए। अगर आप मर्डर कर देते हैं उस दौरान जिस समय आपको अरेस्ट किया गया है, तो उस समय आपको दोबारा सजा नहीं हो सकती। इसको आप नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता दोबारा। यह चीज़ लिखा हुआ है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 20 में, भाग 3 के समानता के अधिकार में, अनुच्छेद नंबर 20 में। आप लोग नोट करेंगे इसको। ठीक है ना, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नंबर 21। इसमें बोला गया दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, हमें जीवन जीने का अधिकार है। यह बहुत सारे कह लीजिए हमारे संविधान में इसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब कह लीजिए प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा जरूरत था हमारे संविधान में इस तरह के कानून का, इस तरह के अनुच्छेदों का। इसको आप लोग नोट करेंगे। अब इसमें दोस्तों प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में यह बातें आ जाती हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थानित प्रक्रिया के बिना उसे प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। एक बात जानिए आप लोग इसके में, जैसे कि अगर इसके पहले आप जान लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपातकाल का सिचुएशन आ जाता है, जैसा कि आपको पता है हम लोग आपातकाल में 20 और 21 कानून को छोड़ के, 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर सारे अनुच्छेद जो होते हैं वह लागू नहीं होते हैं। मतलब कि मौलिक अधिकार निरस्त तो पहली बात नहीं हो सकता, लेकिन आपातकाल के सिचुएशन में 3 आपातकाल लगते हैं आपको पता होगा 3 आपातकाल कौन कौन से हैं। आपको पता होगा कि 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में नेशनल, मतलब कि आपके जो राष्ट्रपति का शासन चल जाता है। अगर कोई भी दुर्व्यवहार हो जाता है या फिर शासन बिगड़ जाता है, विधानसभा भंग हो जाती है स्टेट का, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति शासन करता है, उस समय डायरेक्ट केंद्र शासन करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का बंटवारा होने से पहले, जम्मू कश्मीर 2 यूटी में बंटने से पहले उस पर अधिकतर कह लीजिए कि राष्ट्रपति शासन ही चलता था। इसके बाद आपका 360 वित्तीय आपातकाल, ये कभी नहीं लागू हुआ है हमारे संविधान में। जो राष्ट्रीय आपातकाल है 3 बार लग चुका है,
और जो नेशनल आपातकाल है, मतलब कि नेशनल आपातकाल का मतलब 356 जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये बहुतों बार, जो सबसे ज़्यादा है यूपी पंजाब वाले इलाके में, उत्तर वाले हम लोग के भारत में बहुत बार लगा हुआ है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। वैसे ये लगना नहीं चाहिए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि जब यह कानून आता है, मतलब कि यह जो आपका कह लीजिए कि आपका जो यह आपातकाल है 356, यह हमारे संविधान को एक तरह से ढीला कर देता है। मतलब कि इसकी स्थिति ऐसी है कि लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं 356 का। जैसा कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र में फ़ायदा उठाया गया और बाकी जगह फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। जो केंद्र सरकार होती है उसका पावर ज़्यादा होने के कारण यह कदम उठाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि और यह एक वाद के अनुसार यह जान लेते हैं कि जो हमारा 21 अनुच्छेद है, इसमें एक वाद भी आया था, उसको सुनिए। मेनका गांधी बनाम संघ 1978 वाद। इसमें बहुत सारी बातों को कहा गया था। आप लोग इसको नोट करेंगे, अनुच्छेद 21 के अंदर लिखते हुए चलेंगे, हम इसको बताते हैं, आप लोग लिखते चलिए। जैसे कि विस्तृत व्याख्या, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, यह हमें हमारा सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि हमारा संविधान देता है। संविधान अगर कुछ इसका उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सहारा ले सकते हैं। जैसा आपका पता है, आप अधिनियम लिखते चलेंगे, किस किस का कौन कौन से अधिकार हमको मिला है इसके अंदर। जैसे कि मेनका गांधी बनाम संघ 1918 वाद में बहुत सारे अधिकार की बातें की गई। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यह हम सरकार से मांग कर सकते हैं। अगर हमारे वातावरण के आसपास कोई स्वच्छता नहीं है तो हम मांग करेंगे। यहाँ पे एक पहल भी आया था दोस्तों कि लोग जिसके आसपास कचरे वगैरह हैं, घर के आसपास में कूड़ा करकट है, वह फोटो क्लिक करे और उसको शेयर करे उस ऐप पे। तो इस तरह का कुछ ऐप आया था कुछ दिन पहले, आप लोग जानते होंगे। तो पहला तो मांग करेंगे हम स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, दूसरा जीवन रक्षा का अधिकार, इसको लिखते हुए चलेंगे। जीवन रक्षा का अधिकार आप लोग इसमें फिलहाल में देख रहे होंगे, कंगना के साथ हो रहा है। कंगना बहुत ज़्यादा फेमस है इसमें, कंगना और रिया। लेकिन कंगना को लेकर हो रहा है, जो कि महाराष्ट्र सरकार से कुछ वाद विवाद है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे यहाँ पे। उनको Y+ की सुरक्षा दी गई है। उनके जीवन को खतरा, मतलब उनके जीवन में कह लीजिए जीने के लिए कुछ खतराएं बनी हुई हैं, इस वजह से सरकार उन्हें Y+ सुरक्षा दिया गया है। X, Y, Y+, Z, Z+, NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इतने प्रकार के हमारे पास सुरक्षाएं होती हैं, जो कि अलग अलग VIP लोग को दिया जाता है। जो NSG है, Z+ है, वो तो हमारे MP, MLA, CM, गवर्नर और PM के घर वालों, मतलब इन लोग को दिया जाता है। यह थोड़ा सा VIP में आ जाता है। तो इसके बारे में वीडियो बना हुआ है पूरा, आप लोग देखिए कि ये सुरक्षाएं कितनी प्रकार की होती हैं, या कैसे किसी को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। अब तीसरा अगर देखा जाए तो देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। देर से फांसी भी नहीं हो सकती। जैसे कि आप लोग कुछ दशाओं में सुने होंगे कि हमारे भगत सिंह थे, भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोग को मतलब कि फांसी होनी थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन इनको एक दिन पहले दे दिया गया। उस समय कोई कानून था ही नहीं, उस समय यह अधिकार वगैरह था ही नहीं, तो इस वजह से पहले दे दिया गया। लेकिन अब ऐसा है कि जिस समय फांसी दी जाती है, अगर सेहत खराब हो जाती है उसका अपराधी का, तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी, पहली बात है। अगर सेहत खराब होता है तो नहीं दिया जाएगा। अगर उसको पहले भी नहीं दिया जाएगा, जैसे कि भगत सिंह को पहले दे दिया गया था, एक दिन पहले, कुछ खतरों की वजह से। उसके बारे में हिस्ट्री में आप लोग पढ़िए, हिस्ट्री डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और अगर देखा जाए इसके बाद हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। आपको कोई पुलिस वाला हथकड़ी तुरंत नहीं लगा सकता। आप पूछ सकते हैं क्यों लगाया जा रहा है, हथकड़ी क्यों लगा रहे हो आप भैया? क्योंकि हमारे पास ये अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21 देता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 21 देता है, जीवन जीने की अधिकार देता है, हमको याद रखेंगे। इसके बाद विदेशी यात्रा करने का अधिकार, आप विदेश में जा सकते हैं और महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव करेंगे, नहीं तो मतलब बर्ताव किया जाए, यह भी मांग कर सकते हैं आप। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा होता है तो यह भी अधिकार है आपका, मांग कर सकते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से। सूचना का अधिकार अभी बताएंगे, सूचना का अधिकार पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं कि अनुच्छेद नंबर 22 में क्या है, कैसी बातें थी, ठीक है, ये सब बताने वाले हैं अभी। इसके बाद अगर देखा जाए 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री मतलब कि निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, ये हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 21A में, इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद निंदा का अधिकार, इसके बाद निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी। जैसे कि अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप रिलेटेड हैं, तो आप अपना निजता रख सकते हैं, या फिर या अगर आपका कोई निजता का हनन होता है तो आप मांग कर सकते हैं सरकार से कि हमारे निजता का हनन हुआ है, ठीक। इस तरह की बातें हमारे अनुच्छेद नंबर 21 में है। इसको जो सारी बातें बताई गई हैं, जितने भी अधिकार, वो मेनका गांधी बनाम संघ 1978 वाद द्वारा जोड़ा गया है। आप लोग इसको
कॉपी पे एक जगह सजो कर रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये चीज़ से। आपको हर जगह नहीं मिलती है सारी चीज़ें, तो आप लोग इसको नोट करेंगे और अच्छे से कॉपी पे मतलब कि नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अनुच्छेद नंबर 21 ए की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 ए में यह कहा गया है, अभी बताते हैं किस अनुच्छेद से मतलब किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, क्यों लाया गया, सब बताते हैं, आप लोग नोट करके चलेंगे। ठीक है। अब देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह हमारे अनुच्छेद में कब लाया गया, तो हमारे संविधान में कब लाया गया, तो आप बताएंगे इसे 86वें संशोधन 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में लाया गया। क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा उस समय बच्चों को खरीदा बेचा जाता था। आपको पता होगा, हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ेंगे उसको, जो कि आपके 23 और 24 अनुच्छेद हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है ना, आगे आने वाले वीडियो में। तो सरकार को इस बात का ध्यान में रखते हुए कि नागरिक को मतलब कि 14 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य कर दिया गया शिक्षा। ये सब बातें देखते हुए, हमारे देश की स्थिति को देखते हुए कम से कम 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री निःशुल्क शिक्षा तो दी जा रही है। और दोस्तों उनके माता पिता पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया, अगर वह नहीं भेजते अपने बच्चों को तो उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। इस बात को अनुच्छेद नंबर 21 ए में कहा गया है। आप लोग नोट करेंगे 86वें संशोधन 86वें मतलब 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में लाया गया इसे। इसी के अनुसार संसद आरटीई जैसे कि अभी हम सूचना का अधिकार अभी बता रहे थे आपको ना, वो हमारा 21 में है, अनुच्छेद नंबर 21 में है। उसी तरह एक आरटीई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 में अधिनियमित हुआ। 2009 में उसे अधिनियमित किया गया, मतलब कि बनाया गया। लेकिन उसे पूछा जाता है कब अलाउ किया गया, कब उसे सरकार मतलब कब लागू किया गया, तो बताएंगे 1 अप्रैल 2010 से वह पूरी तरीके से लागू हो गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, यह आपका अधिकार है। तो हमारे देश में सही इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया उसे। आप लोग नोट करिए, इसका फायदा उठाइए। इसके बाद दोस्तों आपको पता है, अभी हम बताए हैं अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के सिचुएशन में भी निरस्त नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता या फिर इनवैलिड नहीं किया जा सकता। आप लोग को पता होना चाहिए, यह दोनों अधिकार हमारे ऐसे अधिकार हैं कि कभी भी निरस्त नहीं हो सकते, कभी भी यह हटाए नहीं जा सकते, हमेशा के। जैसे कि कभी आपातकाल का सिचुएशन हो जाता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों 1962 भारत चीन 1962 यानी कि 26 अक्टूबर 1962 को पहला आपातकाल लगा था। आपको पता होना चाहिए 26 अक्टूबर 1962 को भारत चाइना का युद्ध हुआ था, उसमें पहला आपातकाल लगाया गया था। उस समय सारे मौलिक अधिकार हमारे खत्म हो गए थे, लेकिन 2 अनुच्छेद छोड़ के 20 और 21 को छोड़कर। उसके बाद हमारा दूसरा जो आपातकाल लगा दोस्तों, तो बताएंगे आप नेशनल आपातकाल की ही बात कर रहे हैं। नेशनल आपातकाल 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975। जो 1975 वाला था उसका मामला कुछ हम किसी दूसरे दिन उसको समझाएंगे दोस्तों, एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि उसका बहुत लेंदी प्रोसेस है। इंदिरा गांधी जी के समय लगा था वह आंतरिक अशांति के कारण लगा था, देश में आंतरिक अशांति के कारण लगा था। जनरली जो आंतरिक अशांति होता है वह हमारे गृह मंत्री के हाथ में होता है कि यह ऐसा देखें। और जैसे कि आरपीएफ वगैरह सेनाएं हो गई ना, ये सब उन्हीं के अंदर आती है, गृह मंत्री के अंतर्गत आती है। जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल थल वायु, ये तो राष्ट्रपति मतलब कि सेंटर गवर्नमेंट के अंदर सारी सेनाएं आती हैं, लेकिन यह राष्ट्रपति सीधे इस पर राष्ट्रपति चाहेगा तभी कोई कार्रवाई, कोई भी हमला, कोई भी दूसरे देश से युद्ध तभी होगा। लेकिन इस जो अंदर होती हैं हमारे सिचुएशन घटता है, कोई भी दंगा प्रसाद होता है, तो उसको गृह मंत्री अपना डील करता है। तो यही सब सेनाएं से एनएसजी हो गया, या फिर कह लीजिए आपका आरपीएफ हो गया, या फिर बहुत सारी सेनाएं हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो। ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे 26 अक्टूबर 1962 को पहला आपातकाल नेशनल आपातकाल, और 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था। आपको पता होगा बांग्लादेश इस समय आज़ाद हुआ था, है ना। इसी दिन विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 3 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, जब यह आज़ाद हुआ था 1971 में बांग्लादेश, तो उस समय हम लोग विजय दिवस मनाते हैं और बांग्लादेश वाले आज़ादी दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, यह करेक्ट कर लीजिएगा आप। 1971 है और यह 1962 है। इसके बाद एक और आपातकाल लगा था जो आंतरिक अशांति के कारण, जो इंदिरा गांधी के समय 1975 मतलब कि 25 जून है दोस्तों, 25 जून 1975 को यह कारनामा हुआ था इंदिरा जी गांधी द्वारा। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 22 पे। अनुच्छेद नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग लिख लेंगे। ठीक है,
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। जैसे आपको किसी ने या फिर आप कोई गलत काम नहीं किए हैं, मान लीजिए कोई भी अपराध नहीं किए हैं आप, लेकिन कहीं से भनक लग जाता है, आपके आसपास वाले कोई भनक कान में डाल देता है पुलिस वालों के कि यह अपराधी है या कोई अपराध किया है, तो उस समय आप पूछ सकते हैं सरकार से कि हमें किस दशा में आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है अरेस्ट करने का, उसको सिद्ध करिए, उसको प्रूव करिए, तभी हमको हाथ लगाइए। नहीं तो फिर हमारा यह अधिकार है अनुच्छेद नंबर 22 के थ्रू कि हम आपकी गिरफ्तारी का निरोध करेंगे और अपने आप को संरक्षण का अधिकार के थ्रू अपने आप को बचा सकते हैं। मतलब कि यह हमारा अधिकार है, यह हम कर सकते हैं। तो इस वजह से यह अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आप लोग को भी जानना चाहिए। अगर कहीं भी जाते हैं आप लोग को गलत तरीके से फंसाया जाता है तो आप लोग इस अनुच्छेद का हवाला देकर आप बच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखेंगे कुछ, अगर आपको हिरासत में लिया जाता है तो उस समय क्या क्या बातें बोल सकते हैं, क्या क्या कारणें हो सकती हैं। तो पहला है गिरफ्तारी का कारण। आप पूछ सकते हैं बताइए भैया गिरफ्तारी का क्या कारण है, क्यों हमें अरेस्ट कर रहे हैं आप, आखिर वजह क्या है। वजह जानेंगे तभी तो आप अपना अपराध जान पाएंगे, नहीं तो पता ही नहीं, इसी तरह घर में घुसा पुलिस और आपको अरेस्ट करके चला गया, यह क्या बात हुई, ये कोई बात हुई नहीं ना। तो जब हमें पता रहेगा, हम कोई गलती किए रहेंगे, हमें पूरी तरीके से उसके बारे में जानेंगे कि हाँ हमने ये गलती किया है, ये चीज़ें गलत हैं, तब अरेस्ट करें, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर हम अनुच्छेद नंबर 22 का हवाला देकर बच सकते हैं। बच क्या सकते हैं, अपने सच्चाई को जनता के सामने रख सकते हैं दोस्त, इसको याद रखेंगे। इसके बाद वकील से वार्ता का अधिकार, आपको वकील से बातचीत करने का भी अधिकार है, ये आप नोट करेंगे। इसके बाद जो 24वां या आपका तीसरा है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करने का अधिकार। जैसे कि हम लोग पढ़े थे अभी बताएं आपको, 5 रीट है हमारे आर्टिकल नंबर 32 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद आपका कौन सा है, मैंडमस को बोलते हैं दोस्तों परमादेश के बाद प्रोहिबिशन को बोलते हैं प्रतिषेध। उसके बाद उत्प्रेषण, मतलब कि अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो जानकारी दीजिए कोई, ठीक है। और 5वां जो है आपका अधिकार प्रेक्षा, आपका अधिकार है, आपका क्या हक है कि आपने इसको कुछ गलत बातें कही या फिर क्यों इसको मारा पीटा, क्यों अपराधी को आपने मारा, क्या पुलिस वाला नहीं मार सकता था, तो आपसे सीधे सुप्रीम कोर्ट इस बात को पूछेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें 24 में लिखा गया है, मतलब कि इसके यह वाला जो लाइन है उसी के अंदर आ जाता है, तो इसको हम वहीं पे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए, ये मत संकोच करिएगा कि सर यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, बताएंगे सारे सब कुछ बताएंगे, आप लोग के लिए ही क्लासेस चल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, जितना बताया जा रहा है सफिशियंट है, सफिशियंट ही नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। यूपीएससी तक के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप लोग लिखते चलेंगे बस। अब देखिए दूसरा जो इसमें एक नोट दिया गया है, 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं है, शत्रु देश के नागरिक और निवारक निरोध कानून में गिरफ्तार। निवारक निरोध कानून में गिरफ्तार एक पर्सन, और दूसरा है शत्रु देश के नागरिक पे यह हमारा अनुच्छेद नंबर 22 नहीं लागू होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे निवारक निरोध कानून में अगर कोई गिरफ्तार होता है, जैसे कि ड्रग्स डीलर कोई हो, कोई बाहरी रेपिस्ट हो, कोई खूंखार गुंडा हो, खूंखार डाकू हो, तो इन सब पे यह नियम नहीं लागू होता है, उनको डायरेक्ट हम चाहें तो मारपीट कर कोई भी आम नागरिक मारे पीटे और सरकार को वहाँ पे सौंप दें, क्योंकि वह अपराधी ठहरा जा चुका है। जैसे कि कुछ हैं अपराधी, उसका नाम यहाँ पे हम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, कि जिनको सरकार पहले से ही चाहती है कि उनको अरेस्ट किया जाए, तो ऐसे लोग को गिरफ्तार करने से पहले सरकार पूछेगी थोड़े, या फिर वो पूछेगा थोड़े उस सरकार से कि हमने क्या गलती किया है, हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी बातें आप अनुच्छेद नंबर 22 के थ्रू पढ़ सकते हैं कि उनको डायरेक्ट भी अरेस्ट किया जा सकता है, शत्रु देश के नागरिक हों या फिर निवारक निरोध कानून में गिरफ्तार कोई अपराधी हो, ठीक है ना, इसको आप नोट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नोट में आप लोग एक और डाल के लिख लेंगे नोट में, संसद विधानमंडल निवारक निरोध कानून बना सकता है। अब देखेंगे कितने कानून बने हैं निवारक निरोध, इसको आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है दोस्तों। पहला है निवारक निरोध कानून 1950, निवारक निरोध कानून 1950, ठीक है, यह 1969 में निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम आया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पूछा जाता है डायरेक्ट, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब आया तो बताएंगे 1971 में, लेकिन 1975 में भी इसमें कुछ बदलाव किया गया और इसको समाप्त करके कुछ दूसरे कानून लाए गए, ठीक है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लिखेंगे विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन का निवारण। मतलब आप विदेशी मुद्रा का संरक्षण नहीं कर सकते, मतलब कि कलेक्ट नहीं कर सकते उसको। आप लोग एक तरह से बहुत ज़्यादा पैसे जैसे हम लोग रखते हैं घर में, बैंक में बहुत ज़्यादा पैसे, तो इस तरह विदेशी मुद्रा को हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार नहीं है। ये सरकार ने कानून बनाया हुआ है इसके थ्रू, क्योंकि जो चीज़ें हमको अधिकार में दी जाती हैं उसके विरोध में, उसके विरोधाभास में कुछ और बातें सरकार के द्वारा जोड़ दी जाती हैं। इस वजह से हमारा संविधान, हमारा अपना संविधान, आपका संविधान थोड़ा सा कठोर हो जाता है और कुछ जगह लचीला भी है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को स्टोर करते हैं, बाहरी मुद्रा को स्टोर करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। या फिर आप विदेश में रहते हो, विदेश से आते हैं अपने देश में, आपके पास बाहरी मुद्रा हो, तो आप जहाँ पे उतरते हैं, अगर आप अपने एयरबेस पे उतरते हैं जहाँ पे आपको लैंडिंग होती है, एयरबेस जिस भी एयरबेस पे उतरते हो आप, ठीक है, और या फिर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, जहाँ से भी आप उतरते हो, उस जगह बदलने का प्रावधान होता है। आप अपने कॉइन्स को बदल सकते हैं, अपने देसी मुद्रा को ले सकते हैं उसको बदल के। इस तरह एक और कानून लाया गया दोस्तों, आतंकवाद निरोध अधिनियम। यह भी लाया गया इस संसद और विधानसभा, मतलब कि विधानमंडल के सहयोग से। तो यह सारी बातें दोस्तों आपको अगर समझ में आई हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बीच में बिना डिस्टर्ब किए, बीच में कुछ भी न करते हुए आपको सीधा पढ़ाता रहा। अगर आप अंत तक बने हैं तो आप इसे शेयर करें और उनको भी बताएं जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हो जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो जिनके पास पैसे वगैरह की दिक्कत है, कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको बताइए यहाँ पे उनको कोचिंग से अच्छा मिलेगा। कोचिंग से बहुत सारे सुविधाएं आपको मिलेंगी। वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री की क्लासेस देखें, सुबह करंट अफेयर आता है डेली, उसको देखें। बाकी क्लासेस जैसे आपका पॉलिटी तो चल ही रहा है, जियोग्राफी है, मैथ है, रीजनिंग है, और आपका करंट बिल्कुल सुबह भी आता है, और करंट टॉपिक वाइज भी आप जो भी टॉपिक जहाँ से भी आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हमें करंट चाहिए, इस टॉपिक पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप सर्च करें, आप प्ले लिस्ट में आएँ, उसमें देखें, जो भी प्ले आप चाहेंगे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसके बाद जो तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, शोषण के विरोध अधिकार 23 और 24 के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ बातें बता देते हैं। जैसे जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 में दोस्तों बैन लगा हुआ है। जैसे कि पहले क्या होता था, लोग जो मजदूर हुआ करते थे या फिर आम नागरिक होते थे, उनको कुछ लोग बंदी बनाकर दूसरे देश में उनका व्यापार के तौर पे उनको बेचते थे। ठीक है, इस तरह उनको ले जाया जाता था काम करवाने के लिए। कोई भी इस तरह का व्यापार या फिर मानव तस्करी को रोका गया है या फिर बैन लगा दिया गया अनुच्छेद नंबर 23 में। और अनुच्छेद नंबर 24 में दोस्तों यह कहा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अगर छोटे बच्चे 18 साल से नीचे हैं, अगर वो अपने दुकान पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे जगह वो काम नहीं कर सकते, बड़े बड़े खानों में काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा पाया जाता है, वैसे तो 14 साल तक के बच्चे के लिए ही यह बैन लगाया गया है, क्योंकि 14 साल तक ही हमारे संविधान में फ्री शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। तो 14 साल तक ही बच्चों को यह बैन लगाया गया। अगर 14 साल तक के बच्चे अगर पाए जाते हैं किसी कारखाने में, किसी बड़े इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए, तो वहाँ के मालिक को सजा हो सकती है। क्यों रखे हैं आप, आखिर क्या कारण है? ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनकी शिक्षा का फ्री प्रावधान है हमारे संविधान में। तो आप लोग जानिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, आपके सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। लिख देते हैं सारे एग्जाम्स, मतलब सारे एग्जाम्स। आप लोग ऐड हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डालिएगा ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल, वहाँ पे आप लोग कनेक्ट हो जाइए। या फिर आप फेसबुक ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, वहाँ पे भी सारे इन्फॉर्मेशन दी जाते हैं। फेसबुक ग्रुप है ऑनलाइन शिक्षण NTPC रेलवे ग्रुप D के नाम से बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसमें देखिएगा अंजलि मैम का फोटो बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल, इस तरह का बना हुआ है। उसमें बच्चे हैं करीब 10,000 के करीब बच्चे हैं। आप लोग उसमें ऐड हो जाइए और अपना बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग क्विज वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।